हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की हिंदी। तो देखिए, ये अरेंजमेंट क्लास है आपकी। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्षितिज पाठ्य पुस्तिका के काव्य खंड से एक नया हम यहाँ पर काव्य खंड लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है ग्राम श्री। तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है और इस कविता में वो यहाँ पर खेतों की जो हरियाली है और जो हमारी फसलें हैं उनकी सौंदर्यता के बारे में, उनकी सुंदरता के बारे में यहाँ पर वर्णन उन्होंने इस कविता में किया है। तो कविता का जो शीर्षक है वो है ग्राम श्री। और आइए इसका भावार्थ हम जानते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी ने ये लिखा है। चलिए, तो देखिए, पहली जो कविता के जो पहली लाइनें हैं उसमें क्या कह रहे हैं कवि। कहते हैं, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तो देखिए, यहाँ पर इस कविता की लाइनों को हम फिर से एक बार आप सभी मेरे साथ पढ़ेंगे। तो पहली लाइन देखिए, फैली खेतों में दूर तलक, और फिर से इसको रिपीट करेंगे, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, हिल हरित रुधिर रहा है रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक, नभ का चिर निर्मल नील फलक। तो आइए इन कविता का भावार्थ क्या है, क्या कुछ यहाँ पर कवि कह रहे हैं और इस पंक्ति में क्या हमें बता रहे हैं। तो देखिए, प्रस्तुत जो कविता है वो आपके क्षितिज पाठ्य पुस्तिका की काव्य खंड से लिया गया है और सुमित्रा नंदन पंत जी ने ये कविता लिखी है। यहाँ पर कवि ने खेतों में फैली हरियाली को जो है क्या किया है, कुछ देखकर कहते हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं, उसकी यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं कि जहां तक नजर जाती है, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। तो कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि खेतों में फैली हरियाली को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्या कहते हैं कि जहां तक नजर जाती है, फैली खेलों में दूर तक मखमल की कोमल हरियाली। मखमल जो है आप जानते हैं, बड़ा ही कोमल कविता जो कपड़ा होता है उसको बोलते हैं मखमल। तो वो मखमल जैसी जो है हरियाली, यानी कि बहुत ही सुंदर या कोमल जिसको कहते हैं, हरियाली ही हरियाली जो है दिखाई दे रही है। कवि क्या कहते हैं कि खेतों में फैली हरियाली को देखकर वो क्या कह रहे हैं कि जहां तक नजर पहुंच रही है, जहां तक नजर जाती है, वहां तक खेतों में जो है मखमल की जैसी हरियाली जो है, हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। और जिस हरियाली के ऊपर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, फिर क्या कहते हैं, लिपटी जिससे रवि की किरणें, रवि का मतलब यहाँ सूरज से है, ठीक है, सूर्य को रवि कहा जाता है, ये इसका पर्यायवाची शब्द भी है। तो क्या कहते हैं, लिपटी जिस पर रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, क्या कहते हैं, और ऊपर से उस हरियाली, क्योंकि जहां भी नजर हम डाल रहे हैं, कभी कहते हैं कि जो खेतों की जो हरियाली है, जहां तक हमारी नजर पहुंच रही है वहां तक जो है खेतों में मखमल की जैसी हरियाली फैल रही है, और ऊपर से उसमें सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो जिस उससे कोई चांदी की जाली लिपटी हुई है, चांदी की सी उजली जाली। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उसमें चांदी की कोई जो है क्या जाली उस पर लिपटी हुई है, ठीक है, उसके ऊपर कोई चांदी की जाली जैसे बिछा रखी हो, ऐसा लग रहा है। वो सूरज की जो किरणें हैं, वो हरी हरी जो हरियाली है उस पर जब पड़ती है सूरज की किरणें, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि चांदी की जाली जो है बिछा दी गई हो, बिछा रखी हो उस हरियाली के ऊपर। आगे क्या कहते हैं कवि यहाँ पर कि तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। अब जो है, क्योंकि नए नए जो उगे हुए हरे हरे घास होते हैं ना, छोटे छोटे, जिनको हम तिनके कहते हैं,
ठीक है ना। इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था तिनका, तो वहां पर तिनके का महत्व बताया था। तो देखिए, नए नए उगे हरे घास के तिनकों व पत्तियों के ऊपर पड़ी ओस की बूंद तो ऐसी प्रतीत होती है मानो जैसा हरा रुधिर यानी खून उसमें बह रहा हो। तो यहाँ पर जो हरियाली है उसको, खेतों की या हरियाली को जो है रुधिर का यहाँ पर उन्होंने दर्जा दिया है कि ऐसा प्रतीत होता है। जो छोटे छोटे आपने देखे होंगे, सुबह सुबह जब ओस पड़ती है उन पत्तियों पर, उन तिनकों पर, तो वो ऐसी प्रतीत हो रही है कि मानो रुधिर, वो जो है खून जो है, हरा खून उन पत्तियों पर, उन तिनकों पर जो है पड़ रखा हो। यहाँ पर घास के हरे तिनकों का मानवीकरण किया गया है कि जो घास के छोटे तिनके हैं, हरे तिनके हैं, वो मानवीकरण किया गया। मानवीकरण क्यों? क्योंकि रुधिर, क्या लिखा है कि हिल हरित रुधिर है रहा झलक, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जब सुबह सुबह आप उठते हैं ना ठंडियों के टाइम पे, तो छोटे छोटे तिनकों में या छोटे छोटे जो भी आप कभी खेतों में आप जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि सुबह सुबह उन पत्तों में, छोटे छोटे पत्तों में ओस गिरी रहती है। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि हिल हरित रुधिर है रहा, अब वो हिल रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो हरा जो है खून उस पर जो है हिल रहा हो। फिर आगे कहते हैं, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तो आगे यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि पूरी प्रकृति को जो है निहारने पर कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे धरती के सांवलेपन को, अब धरती को सांवलापन क्यों कहा है? क्योंकि धरती में जो मिट्टी है वो सांवले रंग की है। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। पूरी प्रकृति को जब कवि यहाँ पर निहार रहे हैं, उसको देख रहे हैं, क्या कहते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धरती के सांवलेपन को सदा आकाश में छाए रहने वाली निर्मल स्वच्छ नीलिमा से ढक रहा हो। यानी हरी भरी धरती के ऊपर फैला जो नीला आकाश, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो जैसे उसमें उसने जो है धरती के ऊपर अपना आंचल बिछा रखा हो। ठीक है ना। तो आप इन पंक्तियों का यहाँ पर भावार्थ लिखेंगे। पहली जो कविता की जो पंक्तियां हैं, यहाँ पर कुछ पंक्तियां हमने ली हैं। उन पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है कि खेतों में दूर तलक फैली, खेती में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली लिपटी, जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि जहां तक हमारी नजर पहुंच रही है, जहां तक मेरी नजर जा रही है, वहां तक मुझे क्या दिख रही है, हरियाली फैली हुई दिख रही है, मखमल की तरह जो कोमल हरियाली मुझे दिख रही है, लिपटी जिससे रवि की किरणें, ऊपर से जब सूर्य की जो प्रकाश की जो किरणें जो पड़ती हैं वो ऐसी प्रतीत हो रही है कि जैसे उस हरियाली के ऊपर जो है चांदी की जो है एक जाली बिछा दी गई हो। तिनकों के हरे हरे तन पर, और तिनके जो है, जब आपने छोटी छोटी घास देखी होगी और सुबह सुबह उस पर ओस गिर जाती है, अब उन पे जो है क्या है, हिल हरित रुधिर है रहा झलक, ऐसा प्रतीत होता है कि वो ओस की बूंद जैसे कि उसमें रुधिर की तरह, खून की तरह, जो हरा खून है वो जो है यहाँ पर झलक रहा हो। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो हमारी क्या है, श्यामल, भू का मतलब यहाँ पृथ्वी से है, वो जो है इस प्रकार से झुका हुआ है, उसमें सिर जो है उसको जो आकाश है, जो हमारा नभ है, नभ यानी कि आकाश से यहाँ पर कहा है, कवि ने क्या कहा है कि धरती के सांवलेपन को सदा आकाश में छाई रहने वाली जो निर्मल और स्वच्छ नीलिमा से ढक रहा हो, है ना। जो हमारी धरती है उसको, जैसा कि जो नीला आकाश है वो उसको ढक रहा हो, नीलिमा से जो है उसको ढक रहा हो। यानी हरी भरी धरती पर जो है ऊपर से फैला हुआ नीला आकाश, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि उसने धरती के ऊपर अपना आंचल बिछा रखा हो। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर कवि का क्या है कि ऐसी धरती पर, ऐसी हरी भरी धरती पर ऊपर से जो हमारा नीला आसमान है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि उसमें धरती के ऊपर जो है अपना आंचल जो है फैला रखा हो। तो ऐसा यहाँ पर कवि कहते हैं। इन पंक्तियों की जो व्याख्या है उसको आप जल्दी से लिखेंगे। चलिए जल्दी से इन पंक्तियों की व्याख्या लिखिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कुछ शब्दों के अर्थ देखिए, हम यहीं पर लिख लेते हैं या आगे नेक्स्ट पेज में करेंगे। तो देखिए यहाँ तलक आया है, मखमल आया है, तो इनके अर्थ भी हम नेक्स्ट पेज में लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए, तलक का अर्थ है तक,
मखमल। तो मखमल का मतलब यहाँ पर है मखमल जैसी कोमल, मखमल जैसी कोमल। ठीक है, चलिए साथ साथ इसके शब्दार्थों को भी लिखेंगे। और इसके बाद यहाँ पर एक शब्द आया है रवि। सभी जानते हैं रवि का मतलब सूर्य से है, सूरज से है। ठीक है, फिर भी आप अर्थ लिख लेंगे इसका। चलिए, रवि का मतलब सूरज है। इसके बाद यहाँ पर आया था हरित। हरित का मतलब हरा हो जाएगा। और जब आप शब्दार्थ लिखेंगे फिर आप इसके भावार्थ को भी जान पाएंगे, इसके अर्थ को भी जान पाएंगे। हरित का मतलब यहाँ हरा से है। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो हरित और कौन कौन से शब्द इसमें आए थे? हरित हो गया। और इसके बाद यहाँ पर एक शब्द आया है रुधिर का मतलब आप जानते हैं खून होता है। श्यामल शब्द आया है। और श्यामल के बाद फिर निर्मल शब्द आया है। और फलक, नील फलक, यहाँ पर दो शब्द आए हैं, नील और फलक। ठीक है, तो इन सभी के अर्थ लिखेंगे। यहाँ पर हरित हो गया, रुधिर हो गया। रुधिर का मतलब लाल खून से है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने तलक का मतलब तब, तक। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर रुधिर हमने नहीं लिखा था, तो रुधिर लिखेंगे आप। रुधिर का मतलब हो जाएगा खून। खून को रुधिर कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आया है श्यामल। तो श्यामल का मतलब यहाँ, क्योंकि धरती के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो धरती कैसी होती है, जो हरियाली है वो हरा। यहाँ पर श्यामल श्याम रंग का भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ हरियाली के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हरा आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक शब्द और आया था, ये छठवां है। सातवां अर्थ है भूतल। भूतल का मतलब हो जाएगा पृथ्वी, तल या पृथ्वी की सतह पर। तल का मतलब क्या होता है? भू का मतलब पृथ्वी, और पृथ्वी तल हो जाएगी पृथ्वी की सतह। ठीक है, भूतल पृथ्वी की सतह या पृथ्वी भी आप कह सकते हैं इसको। चिर निर्मल शब्द यहाँ पर आया था। चिर निर्मल। चिर का मतलब बहुत ही स्वच्छ। जब हम कहते हैं आकाश के बारे में हम बात कर रहे हैं, और जब आकाश बहुत स्वच्छ होता है तो वो पूरा ही नीला दिखाई देता है। तो चिर निर्मल बहुत। एक शब्द यहाँ आया था नील फलक। नील या नीला फलक, नील फलक। तो नील का मतलब नीला से है, नीले आसमान के बारे में बात की गई है। और वो जो है उसका विस्तार कितना हुआ है, तो विस्तार, नीला विस्तार। ठीक है, ये कुछ शब्दार्थ हैं, इनको भी आप लिख लेंगे। तलक का मतलब तक। श्यामल मखमल हो जाता है, मखमल जैसी कोमल। और रवि सूरज, हरित हरा, रुधिर खून, श्यामल यहाँ पर श्याम रंग भी होता है, लेकिन यहाँ हम हरियाली के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम हरा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर श्याम रंग की जो आपकी मिट्टी है उसके बारे में भी बात हुई है। या श्याम रंग जो मटमैला होता है उसको श्यामल कहा जाता है। ठीक है, और हरियाली के संक्षेप में लिखा है तो ये हरा हो जाएगा। भूतल पृथ्वी की सतह। चिर आपका निर्मल का मतलब बहुत ही स्वच्छ, और नील फलक का मतलब नीला विस्तार। नभ का मतलब सभी जानते हैं आकाश। ठीक है, तो यहाँ पर इन पंक्तियों का क्या आपको समझ में आया, इसको आपने लिख लिया होगा। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर
हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि जहां तक मेरी नजरें पहुंच रही हैं, जहां तक मेरी नजर पहुंच रही है, वहां तक जो है जो नीली हरियाली कोमल हरियाली है, मखमल की तरह जो कोमल हरियाली है वो फैली हुई है, लिपटी जिससे रवि की किरणें। और ऊपर से देखिए जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो ऐसा प्रतीत होता है चांदी की सी उजली जाली, जैसे कि उस हरियाली के ऊपर चांदी की कोई जाली बिछा दी गई हो। तिनकों के हरे हरे तन पर, अब देखिए जब सुबह सुबह ठंडियों के मौसम में आजकल आप जाइए तो छोटे छोटे जो तिनके होते हैं घास के, जब उगते हैं तो उसको तिनका कहा जाता है। तो उस तिनके पर भी क्या होती है, ओस की बूंद गिरी हुई रहती है। वो ऐसा प्रतीत हो रहा है, हिल हरित रुधिर है रहा झलक, जैसे कि उस पर अब जब वो हिलती है ऐसा लगता है कि उस हरे हरे जो तिनके हैं उन पर रुधिर झलक रहा हो, लाल हरे रंग का खून जो है उस पर झलक रहा हो। श्यामल भूतल पर झुका हुआ, अब ऐसा जो श्यामल यानी कि जो श्याम रंग का जो हमारा भूतल है, हमारी पृथ्वी है, हमारी जो मिट्टी है वो श्यामल रंग की होती है, मटमैला रंग की होती है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ, अब ऐसा प्रतीत होता है कि श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नभ ने जो है अपने यानी कि आकाश ने अपना आंचल जो है ऊपर से फैला दिया होगा, है ना। चिर निर्मल का मतलब यहाँ पर क्या है, स्वच्छ जो है। चिर का मतलब यहाँ पर हमने आपको लिखाया था, ठीक है। तो चिर निर्मल का मतलब बहुत ही स्वच्छ जो है, जब बहुत स्वच्छ आकाश होता है तो तब कैसा होता है, आकाश पूरा आपको नीला दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है कि आसमान ने जो है नील फलक पूरे विस्तार से जो है अपना आंचल जो है हमारी धरती के ऊपर फैला दिया होगा, है ना। तो आपने जिसने नहीं लिखा है इसको लिख लीजिएगा। फैली खेतों में दूर तलक, मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। चलिए इसको जल्दी लिख लीजिएगा। चलिए आगे की यहाँ पर पंक्तियों में ये आपने लिख लिया है, इसको भी आप नोट डाउन कीजिएगा। और चलिए आगे यहाँ पर नेक्स्ट पंक्तियों में आप अपनी बुक से भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो आगे की पंक्तियों में यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, रोमांचित सी लगती वसुधा, आई जो गेहूं में बाली, अरहर सने की सोने की, किंकिणियां हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली। यहाँ पर आगे की पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं, रोमांचित सी लगती वसुधा, आई जो गेहूं में बाली, अरहर सने की सोने की, किंकिणियां हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से इसको एक बार यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा। इसके बाद इसके कुछ शब्दार्थ और फिर हम इसके भावार्थ को, इसके अर्थ को जानेंगे। तो देखिए यहाँ रोमांचित एक शब्द आया है, ठीक है। इसके बाद रोमांचित के बाद वसुधा शब्द आया है। रोमांचित का मतलब हो जाता है क्या, प्रसन्न। वसुधा आप जानते हैं धरती है। इसके बाद यहाँ पर बाली आया है, दानों का जो गुच्छा होता है उसको बाली कहा जाता है, आपने देखा होगा खेती में, ठीक है। अरहर तो आप जानते हैं, अरहर की दाल, ठीक है। सनई का भी एक पौधा होता है, अरहर तो आपकी सभी जानते हैं। किंकिणिया, तो यहाँ पर किंकिणियों का अर्थ है कर धनिया, और शोभाशाली शोभा से युक्त होता है, ठीक है ना, शोभाशाली जो शोभा से युक्त हो, ठीक है, लिख लेंगे सभी। और यहाँ एक शब्द आया है भीनी। भीनी का मतलब हो जाता है भीगी भीगी, या फिर आप इसका अर्थ क्या लिख सकते हैं, मीठी मीठी या नशीली। और तैलाक्त का मतलब होता है तेल युक्त जो गंध होती है, जैसे आप जानते हैं सरसों से जो है क्या बनता है, आपका तेल बनता है, और जब आप क्या निकालते हैं, उससे तेल निकालते हैं तो एक प्रकार की गंध आती है, तो उसे क्या कहते हैं, तेल युक्त जो गंध होती है, तैलाक्त गंध।
फूली सरसों पीली पीली, तो आप जानते हैं सरसों का जो रंग है वो पीला पीला होता है। लो हरित धरा से झांक रही, लो हरित धरा से झांक रही, हरित का मतलब आप जानते हैं हरा, और धरा तो आप जानते हैं पृथ्वी, ठीक है। नीलम की कली तीसी नीली, नीलम की कली, ठीक है। और यहाँ पर जो तीसी लिखा हुआ है इसका मतलब जो है एक प्रकार का ये फूल होता है जिस पर नीले फूल लगे होते हैं। नीलम की कली तीसी नीली, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जब फूल निकलता है ना, कली से जब फूल निकलती है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धरती से जो तीसी है उसका फूल जो है झांक रहा हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्या कहा है कवि ने कि रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। आगे हम इसका अर्थ भी लिखेंगे शब्द अर्थों के, अभी फिलहाल इसका अर्थ जान लेते हैं। रोमांचित सी लगती वसुधा, वसुधा यानी कि हमारी पृथ्वी। तो यहाँ पर इस कवि, इन पंक्तियों में कवि सुमित्रा नंदन पंत जो है क्या कहते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जो है खेतों में उग आई फसलों का यहाँ पर गुणगान करते हुए कहते हैं कि जब से जौ और गेहूं में बालियां आई हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जब से आई जो में बाली, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। तो कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि जब से जौ और गेहूं में क्या आई है, बालियां आ गई हैं, तब से धरती और भी रोमांचित लगने लगी है। रोमांचित यानी कि प्रसन्न, बहुत ही सुंदर लगने लगी है धरती, जब से गेहूं और जौ में क्या आई है, बाली आई है, ठीक है ना। अब मार्च अप्रैल से उसमें क्या आने लग जाती है, बाली आ जाती है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं यहाँ पर कवि कि धरती की यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये जो है आपकी कविता ये ग्रामसी से ली गई है और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि पंत जी खेतों में उग आई फसलों का गुणगान करते हैं। इसको प्रसंग में आप लिख सकते हैं अलग से कि इन पंक्तियों में कवि खेतों में जो आई हुई जो फसलें हैं जो उग गई हैं उनका यहाँ पर गुणगान कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको आप प्रसंग करके लिखिएगा और आगे जब इसका आप अर्थ लिखेंगे या भावार्थ लिखेंगे, कवि क्या कहते हैं कि जब से जौ और गेहूं में क्या आ गई हैं, बालियां आ गई हैं। बालियां आप जानते हैं ना, जब छोटे छोटे जब फसल उगती है उससे पहले उसमें बालियां आती हैं, तो जब से उसमें बालियां आ गई हैं तब से जो हमारी धरती है वो और भी रोमांचित जो है लगने लग गई है, और भी प्रसन्न, और भी जो है सुंदर जो है हमारी धरती लगने लग गई है। अरहर और सनई के फसलें जो है सोने जैसा प्रतीत हो रही हैं, क्योंकि अरहर की जो फसलें हैं वो जो है गोल्डन रंग की होती हैं, सुनहरे रंग की होती हैं, और ऐसे ही सनई की जो फसलें हैं वो भी ऐसी ही होती हैं। अरहर जो एक प्रकार का दाल है, सभी खाते हैं, ठीक है। तो वो ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे कि सोने जैसा प्रतीत हो रहा है तथा धरती को शोभा प्रदान कर रही है। तो यहाँ पर कवि ने किसका वर्णन किया है कि जब फसलों पर जो है क्या लग जाती हैं, उनके जो है बालियां आ जाती हैं, उस समय हमारी धरती जो है रोमांचित लगने लग जाती है। अरहर और सनेही की जो फसलें हैं वो सोने जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि वो सुनहरे रंग की होती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सोना ये उग रही है, ठीक है। आगे कवि कहते हैं हवा के सहारे हिल हिल कर मनोहर ध्वनि उत्पन्न कर रही हैं, कौन, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, कौन, सरसों की फसलें। जो सरसों की फसल होती है उसमें एक प्रकार से जो तेल की गंध है वो जो है आती है, या खुशबू आप कह सकते हैं, लहलहा रही है, जिससे फूलों के खिलने से पूरा वातावरण जो है सुगंधित हो जाता है। वही हरियाली युक्त धरा से नीलम की कलियां और तीसी के नीले फूल भी जो हैं झांकते हुए धरती को शोभा और जो है सौंदर्य से भर रहे हैं। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि चलिए इनकी रोमांचित सी लगती वसुधा, आगे यहाँ कवि ने क्या कहा है कि रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। कवि ने क्या कहा है कि जब से जौ और गेहूं में बाली आई है उस समय से पूरी हमारी धरती ऐसी लग रही है जैसी बड़ी प्रसन्न रोमांचित सी लग रही है। अरहर सनेह की सोने की किंकणियां हैं शोभाशाली। अरहर और सनेही की जो फसल है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि सोने की
फसल जो है उग रही हो और बड़ी ही वो शोभाशाली लग रही है, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध। और जब हवा चलती है उस समय जो सरसों की खेती है उसमें एक प्रकार की जो खुशबू आती है, तेल से युक्त जो खुशबू होती है उसे तैलाक्त गंध यहाँ पर कहा गया है। लो हरित धरा में झांक रही नीलम की कली, तीसी नीली, एक तीसी जो है एक छोटा सा नीले कलर का फूल है, और जब वो फूल खिलता है ऐसा लग रहा है कि धरती से वो भी झांक रही है, वो सुंदरता को वो झांक रही है। तो चलिए इसके आप अर्थ को लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो प्रस्तुत पंक्तियां, इसको आप प्रसंग में लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहां से यहां तक पंक्तियों के, यहां तक आप प्रसंग लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित कविता ग्राम श्री से ली गई हैं। और इन पंक्तियों के माध्यम से, अब देखिए आपको पेपर में भी इस प्रकार से कुछ पंक्तियां दी होंगी और आपको इसका अर्थ, इसका प्रसंग, इसका भावार्थ आपको लिखने को आता है, तो उस समय आपको पूरा ही इसका प्रसंग भी लिखना है। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि ये कविता आपको कहाँ से दी गई है, कहाँ से ली गई है और कौन इसके लेखक हैं। आप कवि का नाम लिखेंगे और इन पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है, किसके बारे में ये कविता लिखी गई है, किसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो ये आप प्रसंग में लिखेंगे और उसके बाद आप भावार्थ लिखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां कवि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित आपके रचित जो है कविता ग्राम श्री से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि पंत जी खेतों में उगाई फसलों का यहाँ पर गुणगान कर रहे हैं। और आगे आप इसका अर्थ लिखें या भावार्थ लिखें या आप इसको व्याख्या लिखें, आप तीनों एक ही बात है। तो यहाँ पर आप अर्थ लिख के क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी जो है जो और गेहूं में वर्णन कर रहे हैं, जब फसल जो है उग जाती है और उगने के बाद उसका वर्णन कर रहे हैं। वे क्या कहते हैं कि जब से जौ और गेहूं में बालियां आई हैं तब से धरती और भी रोमांचित लगने लगी है। इसको नोट डाउन कीजिए। क्या कहते हैं कवि कि जब से जौ और गेहूं में बालियां आई हैं धरती और भी रोमांचित यानी कि प्रसन्न लगने लगी हैं। अरहर और सनई की फसलें, क्योंकि ये सुनहरे रंग की होती हैं, गोल्डन कलर की होती हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसा सोना जो है प्रतीत हो रही है। इनकी जो फसलें हैं ऐसा लग रहा है जैसे कि सोना उग रहा हो, है ना। तथा धरती को शोभा प्रदान कर रहा हो, यानी कि धरती को और ज्यादा ये क्या कर रहा है, सुंदर जो है दिखाई दे रहा है धरती। हवा के सहारे हिल हिल कर मनोहर ध्वनि उत्पन्न कर रही है और सरसों की फसलें जो है खेतों में लहलहा रही है, जिसके फूलों के खिलने से पूरा वातावरण सुगंधित हो गया है। वहीं हरियाली युक्त जो है धरा से नीलम की कलियां और तीसी के नीले फूल भी जो है झांकते हुए धरती को शोभा और सौंदर्य को जो है वो क्या कर रही हैं और बढ़ा दे रही हैं, उसको सौंदर्य से वो भर दे रही हैं। चलिए इसके अर्थ को लिखिएगा, भावार्थ को लिखिएगा, संदर्भ को आप लिखेंगे। चलिए जल्दी से इसे लिख लीजिएगा। साथ ही साथ इन का भी आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसके शब्दार्थों के अर्थ भी लिखेंगे। जैसे यहाँ पर रोमांचित का हमने अर्थ बताया था, वसुधाव का बताया था, ठीक है, बाली का बताया था, अरहर और सनई आप जानते हैं, सनई भी एक प्रकार की जो है फसल है जो कि अरहर की तरह ही लगती है, ठीक है। और शोभाशाली का बताया था, तैलाप्त गंध बताया था, सरसों ये तो आप जानते हैं, हरित हरा इससे पहले भी पढ़ लिया हमने, और तीसी जो है एक प्रकार का फूल होता है नीले रंग का, तो ये जो है इसके अर्थ भी आप लिखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमने सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित जो ग्राम श्री आपकी कविता है उसके दो यहाँ पर जो आपके पास काव्य खंड थे उनके हमने अर्थ जाने, उसके भावार्थ और प्रसंग के बारे में बात की। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की कविता को पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।